नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा की खस्ताहाल तस्वीर सामने आई है। यहां इंडेक्स परफॉर्मेंस 3 वर्षों में एक पायदान भी नहीं चढ़ा है और परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में प्रदेश 3 सालों से 6वें स्तर पर है। तीसरे ग्रेड के राज्य में शामिल मध्य प्रदेश 16 मापदंडों के इंडेक्स में पीछे रहा है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रॉप आउट रेट, छात्र शिक्षक का अनुपात, समानता और सरकारी सिस्टम में भी ये प्रदेश पिछड़ रहा है। 58,831 स्कूलों में न तो अब तक बिजली है और न ही 6,000 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, लगातार शिक्षा के बेहतरी के दावे किए जाते हैं, वादे होते हैं और लगातार स्कूलों को दुरुस्त करने की बात होती है, शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की बात होती है, लेकिन उसके बाद ये आंकड़े सच्चाई बयां करते हैं। दीपेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा की हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और यही वजह है कि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश लगातार 3 सालों से 6वें स्तर पर ही अटका हुआ है। यानी ना तो किसी तरह से कोई विकास की अगर बात करी जाए कि एक पायदान ऊपर उछला हो तो वो भी यहाँ पर बीते 3 सालों से नहीं है। और 16 मापदंडों की अगर बात करी जाए, चाहे इसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, चाहे जो ड्रॉप आउट बच्चों की रेट की बात करी जाए या फिर छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या की खास करके ग्रामीण इलाकों में बात करी जाए, तो हालत बेहद खराब है। क्योंकि अब तक सरकारी स्कूलों के पास बच्चों के बैठने के लिए अपने स्कूल भवन भी नहीं है। बच्चे जर्जर भवनों में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। हालांकि हर साल दावे तो यही किए जाते हैं कि भवन तैयार किए जाएंगे, बच्चों को बेहतर तरीके से स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था करी जाएगी। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है इसमें ये आंकड़े जो सारे दावों की पोल खोल रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा के हालात हैं। और अभी बहुत बड़े स्तर पर स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए और खास करके ड्रॉप आउट बच्चों को रोकने के लिए, शिक्षकों की भर्ती करने के लिए जल्द से जल्द कोशिशें शुरू करनी होंगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों की बात करी जाए ग्रामीण इलाकों के साथ दीपेश, तो यहाँ पर ना तो बिजली की व्यवस्था है और ना ही लड़कियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है। क्योंकि राजधानी भोपाल के एक स्कूल की बात करी जाए तो यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाने को मजबूर है। यानी ये जो हालात हैं वो अभी ये बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे, कोशिशें करनी होंगी ताकि इस तरीके से जो हालात हैं इसमें सुधार लाया जा सके। ना सिर्फ स्कूलों की हालत में बल्कि शिक्षा के स्तर में भी सुधार लाया जा सके। क्योंकि 2 सालों से कोरोना संकट काल के दौरान स्कूल बंद है। ऐसे में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो स्तर में थोड़ा सा और अगर कहें तो गिरावट हुई होगी। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब और बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे और ज्यादा कहीं ना कहीं अब इस पर काम करने की आवश्यकता है। ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए, छात्र और शिक्षकों के अनुपात का जिक्र कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, ये सब तो एक चुनौती हमेशा से रहा की है। लेकिन जब हम शौच मुक्त और स्वच्छता की बात करते हैं तब जाकर अगर प्रदेश में 6,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल जहां पर गर्ल्स टॉयलेट की नहीं है, तब फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी और कब तक इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बाद शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज आज शाम राजभवन जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वे मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे राजभवन में मुलाकात होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 7 बजे राजभवन पहुंचने वाले हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वहां पर उनकी मुलाकात होगी। शाम 7 बजे राजभवन सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है और वहां पर सीएम मुलाकात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और उनकी मुलाकात यहां पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शाम 7 बजे राजभवन पहुंचने का ये कार्यक्रम है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 7 बजे राजभवन पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई कार्यक्रम हैं, वो उन्हें बीना भी जाना है और उसके बाद में बुधनी में भी उनका एक कार्यक्रम है। शाम के वक्त में एक महत्वपूर्ण मुलाकात मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान की आज प्रस्तावित है। राजभवन में मुख्यमंत्री जाएंगे, 6:55 का कार्यक्रम है और 7 बजे उनकी जो मुलाकात है वो मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ में उनकी राजभवन में एक महत्वपूर्ण मुलाकात आज होगी। माना जा रहा है कई अहम मुद्दों पर उनकी इस दौरान में जो चर्चा है वो चीफ जस्टिस से हो सकती है। संभव है कि कोर्ट की व्यवस्थाओं को लेकर क्योंकि कोरोना का वक्त रहा है और उसमें जिस तरीके से व्यवस्थाएं रही उनमें और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं चर्चा के, संभव है इन सारी बातों को लेकर भी जब ये मुलाकात हो तो उस पर चर्चा की जाए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी शरद बता रखे हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है और कई मुद्दों पर बातचीत उनकी होगी। आगे बढ़ते हैं, खबर बड़वानी से। ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में केमिकल होने की अब खबर बताई जा रही है। आग से ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पलटी खाने के बाद ट्रक में आग लगना बताया जा रहा है। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे की घटना है। ठीकरी पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से धू कर ये पूरा ट्रक जल रहा है और धुएं का गुबार भी आपको नजर आ रहा होगा। केमिकल इस ट्रक में था, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर ये हादसा हुआ है। तो बड़वानी से इस वक्त ये खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर ट्रक में भीषण आग लग गई। पहले ये ट्रक पलटा और ट्रक पलटने के बाद इसमें आग लगना बताया गया है। तलाश की जा रही है। तो चोनाइया नदी के का ये मामला बताया जा रहा है। सिंगरौली के चोनाइया नदी पर ये 4 लोग जब तेज बहाव की वजह से भी और बारिश की वजह से भी नदी में चूंकि पानी ज्यादा है और ये पार कर रखे थे, इसी दौरान ये वहां बह गए और 2 महिलाओं की इसमें मौत हो गई है। एक बच्ची ने तैरकर अपनी जान बचा ली है और एक बच्ची की भी तलाश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, क्या बताया जा रहा है, कैसे ये अचानक 4 लोग बह गए? ये दीपेश जी, असल में सिंगरौली का जो ये सराई वाला इलाका है, यहाँ काफी तेज बारिश हो रही थी कल दोपहर से ही, और ये बारिश लगभग शाम तक भी जारी रही है। इसी दौरान ये 4 महिलाएं जो है, ये 3 महिलाएं जिसमें बताई जा रही हैं और एक बच्ची बताई जा रही है 9 साल की। तो ये सभी लोग जंगल में लकड़ी के लिए गए हुए थे और जब बारिश होने लगी तो काफी वहीं रुके रहे ये लोग। और जब नदी के पास पहुंचे तो नदी में काफी तेज बहाव भी था, तो ये लोग इंतजार कर रहे थे कि नदी का बहाव कम हो जाए तो नदी पार करके ये अपने घरों की तरफ लौटे। लेकिन जब नदी का पानी कम नहीं हुआ तो ये सारे लोग जो कम बहाव वाला इलाका, इनको समझ में आया कि यहाँ कम बहाव हो सकता है, कम भराव हो सकता है, तो वहां से इन लोगों ने निकलने का प्रयास किया। तो 4 लोग बह गए। तो जिसमें से एक बच्ची थी, वो तैरना जानती थी ठीक तरीके से, वो तैर करके बाहर निकल आई, जबकि एक 9 साल की बच्ची और 2 महिलाएं तेज बहाव में बह गई, जिनमें से 2 महिलाओं के शव अभी बरामद। एक बच्ची है जो 9 साल की बताई जा रही है, उसकी तलाश प्रशासन कर रहा है। क्योंकि ये रेतीली नदी है, रेत है इसमें काफी ज्यादा, तो उस रेत में दबे होने की आशंका है। तो प्रशासन जेसीबी के माध्यम से रेत हटा करके और ग्रामीणों की मदद से तलाश कर रहा है बच्ची की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से। अकाउंटेंट का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। अकाउंटेंट को 12 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। कट्टा अड़ाकर 5 आरोपियों ने वीडियो बनाया। 5 लाख फिरौती की मांग की है। 50,000 मिलने पर छोड़ दिया। पीड़ित कपिल दवा बाजार में अकाउंटेंट है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। काफी गंभीर ये मामला सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी? दीपेश, बिल्कुल ये मामला जब हनुमानगंज थाना पुलिस के सामने आया, क्योंकि 12 घंटे बंधक बनाने के बाद जो आरोपी थे उसमें से कई आरोपी उस युवक के दोस्त भी थे। तो जब ये मामला सामने आया पुलिस के पास, तो पुलिस ने प्रारंभिक जांच की और ये पता लगाया कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दवा बाजार से लेके हमीदिया रोड के तलाश किए तो पता चला कि एक कार में जो युवक है, जो पीड़ित है, उसे ले जाया गया और युवक की शिकायत पर फिर आगे एफआईआर दर्ज की गई। और एफआईआर दर्ज करने पे ये जानकारी मिली कि दवा बाजार में ये युवक अकाउंटेंट है और यहाँ पर उसके दोस्त चाय पीने के बहाने उसे अपने साथ कार में बिठा के जवरिया अवधपुरी स्थित एक निर्माणाधीन मकान में ले गए। वहां पर इसके साथ मारपीट की, 5 लाख की
फिरौती इससे मांगी, साथ में 2 वीडियो बनाए, जिसमें एक वीडियो में जो है वो काला बाजारी इंजेक्शन की बात उससे बुलवाई। इसके अलावा एक वीडियो में जो है वो कट्टा बेचने की बात उससे बुलवाई और उसके बाद जो है करीब 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है आरोपी राहुल ने अपने अकाउंट में कराया। इसके बाद 12 घंटे तक उसके साथ मारपीट करते रहे। उसके बाद उसे छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पे 5 आरोपियों को जो है फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक आरोपी ऋतिक बाथम जो है वो फरार चल रहा है। युवक के साथ इसलिए मारपीट आरोपियों ने की कि आरोपियों को ये शक था कि लॉकडाउन के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के जरिए लाखों रुपए जो पीड़ित युवक है जिसका नाम कपिल है उसने उसकी कमाई की होगी। तो ये आरोपियों को शक था, यही कारण था कि उसका अपहरण आरोपियों ने किया। कार में जबरिया उसको 12 घंटे तक घुमाते रहे और मारपीट के बाद उसे 50,000 रुपए की जो फिरौती थी बिल्कुल रकम लेकर और उसे छोड़ दिया गया। बिल्कुल, और कार्रवाई भी देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। टीका तुखरद्वार, कोरोना टीका तुखरद्वार अभियान अब शुरू हो रहा है। आज से अभियान का आगाज होगा। रायपुर जिले में यह अभियान की शुरुआत हो रही है। 8 वाहनों के जरिए ये टीके की व्यवस्था की जा रही है। घर घर जाकर टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। तो कोरोना टीका तुखरद्वार अभियान का आगाज आज से होने जा रहा है। 8 वाहनों के जरिए रायपुर जिले में ये अभियान शुरू हो रहा है और टीम अब घूम घूम कर लोगों को वैक्सीनेट करने का काम करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, किस तरह का ये अभियान रहेगा, कैसे इसका एक पूरा स्ट्रेटेजी तैयार की गई है? जी देखिए, टीका तुखरद्वार कार्यक्रम आज से शुरुआत होगा, आगाज होगा। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर से इस अभियान की शुरुआत आज की जा रही है। महापौर एजाज डेबर, कलेक्टर सौरभ सिंह इस जो है पूरे अभियान की शुरुआत करेंगे। उन स्थानों पर ये टीकाकरण का जो वाहन है वो जाएगा और ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करेगा जो वैक्सीनेशन केंद्र तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसमें बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं या फिर कई तरह की उनको दिक्कतें हैं, किसी का टीकाकरण केंद्र दूर है, तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके वहां पर टीकाकरण का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 वाहन इसने स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण को लेकर के जो है तैयार किया है। सभी प्रशिक्षित जो लोग हैं, जो नर्स है, डॉक्टर के दल है, वो वहां पर रहेंगे और मोहल्ले मोहल्ले में जा करके ये टीकाकरण का काम होगा। इसके अलावा जो ब्लॉक है रायपुर जिले के, उनमें भी जो एक वाहन है वो रवाना होगा। रायपुर के लिए 4 जो वाहन की तैयारियां की गई है। इसे कुल मिलाकर 8 वाहन है जो रायपुर जिले में घूम घूम कर टीकाकरण लगाएगा। और जिस तरह से कोविड के टीके की एक सुरक्षा के जो बचाव के बेहतर उपाय है उसे लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित तो सरकार और शासन प्रशासन कर ही रही है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करने का काम कर रही है जो किसी कारणवश या तो टीकाकरण नहीं करा रहे हैं या फिर बच रहे हैं, तो उन तमाम लोगों को टीकाकरण कराया जाएगा। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कोरोना का जो खतरा है उसे कम किया जाए। साथ ही साथ जो टीकाकरण को लेकर के कुछ भ्रांतियां लोगों द्वारा फैलाई गई है और उसे दूर किया जाए। जी दिवेश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना टीका तुखरद्वार ये अभियान का आज आगाज होने जा रहा है और गली मोहल्लों में ये वाहन पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेट करने का काम करेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।
साल 2021 अब तक पर्यटन के लिहाज से कुछ खास नहीं रहा और जम्मू कश्मीर की मनोरम डल झील पर भी अब तक बेहद ही कम सैलानी पहुंचे हैं। इन सब के बीच यहां हाउसबोट और शिकारा चलाने वालों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस कोशिश में लगे हैं कि इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग वैक्सीन की अहमियत और फायदों को समझें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। आइए देखते हैं मुफ्ती इस्लाह की ये रिपोर्ट। श्रीनगर की मनोरम डल झील से सटे इलाके में स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंच रहे हैं और कोरोना से सुरक्षा कवच यानी टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहां सिर्फ लोगों को वैक्सीन की खुराक ही नहीं दी जा रही, बल्कि हाउसबोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को टीकाकरण के फायदे के बारे में भी बताया जा रहा है। तो जो लोग जुड़े हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, वो अपने आप को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। डोर टू डोर जाते हैं और देखते हैं किसी को वैक्सीनेशन किया कि नहीं किया है और हम लोगों को ये कन्वे करते हैं कि वो आ जाए और वैक्सीन करे, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है। कम से कम 200-300 किया। तो लोगों का अभी अब रुझान अब ठीक है? हाँ, अब इस वक्त ठीक है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि झील के आसपास रहने वाले कुल 10,000 लोगों में से 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जिनमें 18 वर्ष और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। यहाँ पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय जैसे हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। आज हमने उनको डायरेक्ट अपील करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरिए से मैं दोबारा उनको अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के हमें इंश्योर करें कि 100% जो वैक्सीनेशन सारे लोगों की हो। जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। ये आंकड़ा यहाँ की कुल आबादी का लगभग 25% है। इस इलाके पर कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 3 महीने से भी कम वक्त में यहाँ लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना की पहली लहर में भी इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या लगभग इतनी ही थी। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों की कोशिश यही है कि यहाँ सभी का टीकाकरण हो, क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा कवच ही इस महामारी को हराने का एकमात्र तरीका है। ओपन एयर वैक्सीनेशन एक पहल है, एक निश्चय है हेल्थ वर्कर्स की कि ये वैक्सीन हर जगह, हर टारगेट एज ग्रुप तक वैक्सीन पहुँचाए, और ये दर्शाता है हेल्थ वर्कर्स के इरादे, इनका निश्चय कि सब लोग कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन करें। श्रीनगर से मैं मुफ्ती इस्लाह।